मेरी जेठानी रोज रात को ससुर जी की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम यह बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करने तुम जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट बंद हुई मेरे जिस्म से जान निकल गई। मेरा नाम छाया है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे काम होते कि समझ ही नहीं आता। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर रहते थे। जेठ जी बाहर विदेश में रहते थे। वो मेरी शादी में भी नहीं आ सके थे और उनको आज तक नहीं देखी थी। मेरे पति का नाम सुनील था। दरअसल हम दोनों में पहले से ही प्यार था और शादी भी हो गई, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे क्योंकि मेरा पति बहुत ही कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे चाचा को पूरा यकीन था कि वह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी परिवार वालों की राजी खुशी से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पति ने बहुत हाथ पांव मारे और दोस्तों की मदद से शादी करा दिए। हमारे बाबा और चाचा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद हो गए। मैं हैरान तब हुई जब सुनील के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। कहते थे कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अपनी शादी पर ही अपनी जेठानी से मिली। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरे पति दिन रात मेहनत करने लगे क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी और सुबह जाते तो रात को ही वापस आते। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी रहते थे। एक दिन बहुत अजीब सी घटना मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं यह मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उनका अंदर क्या काम है और यह तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी देखती रही, शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। 20 से 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए। फिर मैंने हम दोनों के लिए रात का खाना लगाया और साथ बैठकर खाना खाए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तभी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं है और ससुर जी के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब वह सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी नीतू से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से वही होने लगा। फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके और जब उनको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी क्योंकि सुनील देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से नीतू दीदी की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। यह सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन यह मैं बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ बात कर सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ गलत तो है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा कोई आ रहा है।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा सुनील से बात करूंगी, लेकिन सुनील सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन नीतू दीदी से ही बात करने के बारे में सोचा। वह मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? आपके हाथ में तेल था और आपने दरवाज़ा बंद किया। वह तो हैरान रह गई। उनको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो उनके पैरों की मालिश करने गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? और आप तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2 से 3 बार चक्कर लगाकर आई तो मैंने देखा कि आप अपने कमरे में नहीं थी। नीतू दीदी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यह कहकर वो अपने काम में बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था आपकी तबीयत को? तो झुंझुना कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तुल क्यों दे रही हो? छोड़ो यह सब बातें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उन्होंने बात का रुख ही दूसरी तरफ बदल दिया था, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा लगाना था वो मैं लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीब दोस्त थी। जब मैंने उसको यह सब बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसने हवा दी। अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? ज़रूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब थी, चुपचाप रहती थी और बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उसे बातों बातों में मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, नीतू का भी तो पति बाहर रहता है, उदास रहती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं रहती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, प्यार भी नहीं दिखता है, ना हाथों में चूड़ियाँ डालती है ना कुछ। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है, वैसे ही वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा खूबसूरत तो वह बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर भी किसको दिखाए, लेकिन उसका दिल भी करता है कि उसे तैयार होना चाहिए। अच्छी बात है, वैसे भी इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत रखूं, उसको खुशी भी मिल सके। नीतू को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उसे घर में मेरे जेठ जी को कोई बात होती थी, ना ही उनका कोई नाम लेता था। जेठानी को भी मैंने उससे पति से बात करते हुए नहीं देखा था, ना ही मैंने उनकी कोई तस्वीर देखी थी घर में। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी यह नहीं कहते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा कि एक ही बेटा है और यह सारा कुछ उसका ही तो है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगे हाँ हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। वैसे बाप थोड़ी ना अपने बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनसे अजीब सी मजाक। मैं हैरान हो गई, भला यह किस तरह का मजाक था। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और नीतू दीदी को भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि यह तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, लेकिन मेरी जिठानी की वही रूटीन थी। मैंने फिर उनसे वापस सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाए उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं यह सब सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो यह वापस क्यों नहीं आती, कमरे में अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगे ही दबाती रहती है। ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहे थे। ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी जो कि सोचना भी नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने देखा कि और मेरे मुंह से निकल पड़ा कि आप तो माँ बनने वाली है, आपने मुझे बताया ही नहीं। वो घबरा कर खुद को ऐसे संभालते हुए बोली, हमारे खानदान में यह सब नहीं बताया जाता जब तक 7 महीने नहीं हो जाते।
कहते हैं कि नज़र लग जाती है। मुझे पता ही नहीं चला मेरी जेठानी को 6वां या 7वां महीना चल रहा होगा। मेरी जेठानी बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहना करती थी, जिससे मुझे नहीं पता चल पाया। इसका मतलब मेरे जेठ जी 7 महीने पहले आए थे, लेकिन फिर भी घर में कोई उनका नाम तक नहीं लेता। उनका नीतू दीदी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो इनको पसंद नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे 3 महीने होने वाले थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मेरी जेठानी की यह हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी भी उनको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं। उनको इसका एहसास होना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपने जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपको चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी जेठानी मेरी बात सुनकर गले में जो खाना था उनकी हलक में ही अटक गया और ससुर जी ने भी उनको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? इस हालत से तुम्हारा क्या मतलब? मैंने कहा, आप पेट से हो ना, इसलिए कह रही हूँ। उसने मुझसे कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने नहीं आए हैं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफ़ेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर जी के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगे, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी। वह हैरानी से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि नीतू भाभी पेट से हैं। मेरे ससुर जी भी बोले, नीतू तुम्हें अपने मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ जी तो घर पर नहीं रहते थे, इसलिए नीतू भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर जी ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई है। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। मैं समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शाम को नीतू दीदी घर आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। उनकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। उनके गले पर भी चोट का निशान था। मैंने पूछा तो कहने लगी, रिक्शा से गिर गई थी। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे वे झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, आप कमरे में जाकर आराम करिए, मैं देख लूँगी। मैंने हल्दी वाला दूध दिया और उन्हें भेज दिया। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि अब सच्चाई जानकर ही रहूँगी। जब नीतू भाभी कमरे में चली गई तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा भाभी सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज नीतू भाभी की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर जी के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था कि मैं सच जान पाऊँ। तो आखिर कैसे? मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने यह सोच लिया था तो मैं पीछे हटने वाली भी नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने और हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। ससुर जी ने कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे में दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया था। मैंने हल्के हाथ से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था थोड़ा सा। मैं अपने ससुर जी के बेड के पास ही थी कि मेरे ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कसकर मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक रखा था। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर ने मेरे हाथ मरोड़ करके बोले, नीतू खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद कर कर रखो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है तो कंटिन्यू दोस्तों, अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इस कहानी को पूरा सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।